नमस्कार मित्रों, आज हम पुनः जो है कि डीएलएड के यूनिट 2 के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने यूनिट 2 के 50 प्रश्नों का रिवीजन करा दिया है। इस वीडियो में पुनः हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। तो आइए समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव कब रखी थी? ऑप्शन है 1901, 1905, 1908 और 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की नींव रखी थी। 1901 में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती की स्थापना कब की? उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती, ऑप्शन है 1922, 1925, 1930 और 1935। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1922। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1922 में उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती की स्थापना की। अगला प्रश्न है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, टैगोर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, वो एक उच्च कोटि के अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती सच्चे अर्थों में विश्व भारती है। उन्होंने पूर्व और पश्चिम का अभूतपूर्व समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है कि प्रयास और उन्होंने किए, और सभी जो है कि उपरोक्त कथन उनके बारे में जो भी है ये सही हैं। अगला प्रश्न है, टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 6 मई 1861 ईस्वी कलकत्ता में, 15 जून 1872 ईस्वी नई दिल्ली में, 19 सितंबर 1876 ईस्वी कलकत्ता में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 मई 1861 ईस्वी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, टैगोर की माफ़ कीजिएगा, टैगोर की मृत्यु हुई। टैगोर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन दिया है 1961, 1941, 1944 और 1948। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1941। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व भारती में निम्न में से कौन से भवन हैं? पाठ भवन, शिक्षा भवन, विद्या भवन, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी विद्या भवन, शिक्षा भवन और पाठ भवन, ये तीनों जो है विश्व भारती के भवन हैं। अगला प्रश्न है, बीए ऑनर्स का पाठ्यक्रम निम्न में किस भवन में दिया जाता है? तो जो बीए ऑनर्स का जो पाठ्यक्रम है किस भवन में दिया जाता है? विद्या भवन, पाठ भवन और शिक्षा भवन, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्या भवन। विद्या भवन में जो है कि बीए ऑनर्स दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती में मैट्रिक तक की शिक्षा का प्रबंध करता है? कौन करता है? पाठ भवन की, शिक्षा भवन की, विद्या भवन की, विनय भवन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाठ भवन। पाठ भवन जो है वो मैट्रिक तक की शिक्षा का प्रबंध करता है विश्व भारती में। अगला प्रश्न है, विश्व भारती में अध्यापक प्रशिक्षण विभाग है? किसमें? विनय भवन, कला भवन, विद्या भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनय भवन। विनय भवन में क्या है? अध्यापक प्रशिक्षण विभाग है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती क्या है? विश्व भारती
क्या है? ऑप्शन दिया है एक कॉलेज, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक राज्य विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है विश्व भारती। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी तालमी संघ की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तानी तालमी संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1937, 1939, 1943 और 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939। हिंदुस्तानी तालमी संघ की स्थापना कब हुई? तो 1939। अगला प्रश्न है गांधी जी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉलस्टॉय फार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है रूस, वर्धा, दक्षिण अफ्रीका और गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, सत्य पर डटे रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य पर डटे रहना। अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? समवाय पद्धति, स्वावलंबनशील केंद्रित शिक्षा और साहित्यिक शिक्षा। तो ये बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्यिक शिक्षा जो है वो बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? तो गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है स्वतंत्र भारत, हरिजन, बेसिक एजुकेशन और दलित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजन। गांधी जी के पत्र का नाम था हरिजन। अगला प्रश्न है गांधीवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं? सत्य, अहिंसा, सेवा और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? बेसिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन दिया है उद्योग शिक्षण, समवाय पद्धति, स्वावलंबन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी तालमी संघ का निर्माण कहाँ किया गया? सेवाग्राम, नई दिल्ली, पांडिचेरी, पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाग्राम। याद रखेंगे हिंदुस्तानी तालमी संघ का निर्माण सेवाग्राम में किया गया। अगला प्रश्न है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में कब हुई? ऑप्शन है 1920, 1925, 1930 और 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920। अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं? शिक्षा के उद्देश्य हैं क्या हैं? चरित्र विकास, आध्यात्मिक विकास, सर्वांगीण विकास और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम के लक्ष्य हैं? सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ओलिवा ने पाठ्यचर्या अनुदेशन संबंध को दर्शाने के लिए निम्न प्रतिमान बताए हैं? ऑप्शन दिया है द्वैतीय प्रतिमान, अंतःपाषण प्रतिमान, सकेंद्रित तथा चक्रीय प्रतिमान और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अनुशासन की विशेषताएं हैं? अनुशासन की विशेषताएं हैं सिद्धांत, ज्ञान एवं कौशल, सिद्धांती और अभ्यासकर्ता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अनुदेशन पद्धति में केपर योजना के सोपान हैं? ऑप्शन दिया है पारंगतता अधिगम, स्वागति, लिखित शब्द पर बल और उपरोक्त सभी।
ऑप्शन नंबर डी जो है कि यहाँ उपरोक्त सभी है। तो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्रेड एस केपर किस देश के शिक्षा शास्त्री थे? ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। फ्रेड एस केपर जो थे अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, केपर के अनुदेशन पद्धति का विकास कब किया गया? केपर के अनुदेशन पद्धति का विकास कब किया गया? 1963, 1965, 1976 और 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या के निर्णय में दर्शन की निम्न में कौन सी शाखाएं अपना स्थान रखती हैं? सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सत्य की प्रकृति से संबद्ध है? ऑप्शन है सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य मीमांसा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जो है कि दर्शन ज्ञान एवं जानने से संबंधित है? सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस दर्शन का संबंध मूल्य की समस्याओं से है? ऑप्शन है सत्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य मीमांसा जो है, मूल्य मीमांसा का जो एक संबंध दर्शन से है। अगला प्रश्न है, नैतिक मुद्दे निम्न में कौन से हैं? जो नैतिक मुद्दे हैं उन निम्न में से कौन है? न्याय संगतता, ईमानदारी, परमार्थ और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त। यानी कि न्याय संगतता, ईमानदारी और परमार्थ जो है कि ये तीनों नैतिक मुद्दे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा दर्शन शाश्वत मूल्यों आदर्शों में विश्वास करता है? ऑप्शन है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, निम्न में यथार्थवादी शिक्षा के लिए आवश्यक माना गया है किसको? पढ़ना, लिखना, अंकगणित और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा के समर्थक हैं। आदर्शवादी शिक्षा के समर्थक हैं कौन? प्लेटो, नन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी प्लेटो और नन जो है दोनों आदर्शवादी शिक्षा के समर्थक हैं। यथार्थवाद के विकास में निम्न में किसका योगदान है? अरस्तु, प्लेटो, नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के प्रवर्तन निम्न में किसे माना जाता है? प्रयोजनवाद के प्रवर्तन निम्न में किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया है डी, बी, नन, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी बी को प्रयोजनवाद के प्रवर्तन माना गया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दर्शन के निम्न में कौन से उपागम हैं? तत्ववाद, प्रगतिवाद, नित्यवाद, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बुनियादी बुनियादी पर वापस आओ किस पाठचर्या का पाठचर्या पर आधारित है। तत्ववादी पाठचर्या की प्रगतिवादी पाठचर्या की नित्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्व जो है कि वादी पाठचर्या। आंसर हो जाएगा तत्ववादी पाठचर्या। अगला प्रश्न देखेंगे पुनर्संरचनावाद निम्न में किसका दिया है। डीबी अरस्तु रूसो और नन। तो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीबी। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष पर बल देती है क्या। मानवतावादी पाठचर्या तत्ववादी नित्यवादी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवतावादी पाठचर्या। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 के अध्यक्ष थे। ध्यान देंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 के अध्यक्ष थे। कौन थे। कोठारी राधाकृष्णन मुदालियर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुदालियर। अगला प्रश्न है पाठचर्या के सामाजिक आधार हैं। पाठचर्या के सामाजिक आधार हैं समाज ए और बी दोनों, विद्यालय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है पाठचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार को मुख्यतः वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, मानवतावाद और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है कि क्या आते हैं। थर्ड नाइक का प्रभाव का नियम, पावलोव का पुरातन अनुबंधन, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है कि व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना, डीवी का विमर्शक चिंतन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अभी तक जितने भी उपरोक्त सभी मिले हैं सब के सब सही हैं। ध्यान देंगे ये परीक्षा में प्रश्नों को फेरबदल कर सकता है या ऑप्शन में कुछ बदलाव कर सकता है, इसलिए वीडियो को अच्छा से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है मानवतावाद के अंतर्गत आने वाले सिद्धांत हैं। मोस्लो की मानव आवश्यकताएं, राजोर्स का व्यक्ति बनना, रथ का मूल्य स्पष्टीकरण और उपरोक्त सभी। तो मानवतावाद के जो अंतर्गत आने वाले सिद्धांत हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं संवेदी गामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट गेने जो है अधिगम के कुछ प्रकारों को बताए हैं। तो आइए जानते हैं कितने ऑप्शन दिया है 6, 8, 10 और 11। देख लेंगे 11 है कि 12 है। 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न है मोस्ले ने निम्न में कौन सी आवश्यकताएं बताई हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये रहा हम लोग के बीच बिहार डीएलएड परीक्षा के अंतर्गत जो है कि डीएलएड पाठ्यक्रम के यूनिट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज था जो बिहार प्रधान शिक्षक और साथ में
CTET के भी लिए भी लाभदायक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, नहीं भी लग रहा हो तो कमेंट करके बताएं क्या कमी है, उसको दूर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।